नमस्कार मित्रों, मैं राजेश जोन आप सभी का आरजे को स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे और इसी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने जो टॉपिक लिया था वो अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र के अब तक हमने 4 लेसन पूरे कर लिए। अब जो 5वां जो लेसन है वो है उपभोक्ता, विधिक जागरूकता और आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है। वो 5वां लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत बात करते हैं उपभोक्ता की। सबसे पहले इसका पीछे करते हैं उपभोक्ता होता कौन है। हमने पिछले पार्ट से पढ़ा था विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। पहले क्या होता था, वस्तु या सेवा के बदले है वो वस्तु और सेवा है वो दिया ली जाती थी। लेकिन आज के समय के अंदर मुद्रा के विकास हो जाने के कारण आज वस्तु और सेवा के बदले हम मुद्रा देते हैं। जब कोई व्यक्ति है वस्तु या सेवा के बदले भुगतान करने के बाद जब उस वस्तु या सेवा का लाभ प्राप्त करता है वह उपभोक्ता कहलाता है। जब कोई वस्तु या सेवा के बदले उसका भुगतान कर दे और भुगतान करने के बाद में उस वस्तु का अगर लाभ उठाया जाए, लाभ उठाने वाला उपभोक्ता कहलाता है। हमारे यहाँ उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 के अंतर्गत है। उपभोक्ता की परिभाषा यह दी गई है कि वस्तु सेवा का भुगतान करने के बाद लाभ प्राप्त करने वाला अंतिम जो उपभोक्ता, अंतिम व्यक्ति होता है, यहां पर अंतिम जो व्यक्ति होता है, अंतिम व्यक्ति होता है वह उपभोक्ता कहलाता है। वस्तु सेवा का भुगतान करने के बाद सेवा का लाभ लेने वाला अंतिम व्यक्ति होता है वो कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। ये जो परिभाषा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो एक्ट है 1986 के अनुसार है वो दी गई है। इसके अंदर जो व्यक्ति है वो कई प्रकार से हो सकते हैं। इसमें से जो व्यक्ति हैं वह पंजीकृत और अपंजीकृत फर्में हो सकती हैं, पंजीकृत या फिर अपंजीकृत फर्में हो सकती हैं, या फिर संयुक्त हिंदू परिवार हो सकता है, यह भी एक फर्म है। उसके बाद सहकारी संस्थाएं हो सकती है, या फिर ऐसी फर्में या ऐसे संगठन जो पंजीकृत हो या गैर पंजीकृत हो। ये सभी जो लोग हैं वो व्यक्ति के अंतर्गत जाना जाता है। और व्यक्ति है वस्तु सेवा का भुगतान करने के बाद में वस्तु का लाभ या सेवा का लाभ लेने वाला अंतिम जो व्यक्ति होता है वो उपभोक्ता कहलाता है। किसी वस्तु का उपभोग करने वाला, किसी वस्तु का उपभोग है वो करने वाला, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए जिन वस्तु सेवा का उपभोग करता व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है, कस्टमर। तो इसमें जो कंज्यूमर जो होता है, अगर बात करें उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 की, तो भुगतान है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला भुगतान जो 100% हो, मतलब क्रय की गई वस्तु है उसका 100% है वो दे दिया जाए, भुगतान के तौर पर है 100% है वो भुगतान कर दिया जाए, या फिर उसका 50% कर दिया जाए कि भाई आधे जो मूल्य है वो अब दे दिया जाए वस्तु का और आधा मूल्य है वो बाद में निर्धारित समय के बाद दे दी जाए, या फिर उसका संपूर्ण मूल्य है वो बाद में दिया जाए। मतलब कोई भी भुगतान पहले ना करके
या सिंपल भाषा में बात करें तो उधार की गई जो उधार वस्तु होती है उस वस्तु का उपभोग है, भुगतान है, वो 3 तरीके से बताया गया है। या तो हम संपूर्ण रूप से उसका भुगतान कर दें, पूरा पैसा भुगतान कर दें, या फिर आधा पैसा दे दें, या फिर कुछ भी पैसा ना देकर जो भुगतान है वो भावी भविष्य के लिए निर्धारित करते हैं कि भी आने वाले समय के अंदर आपको इस वस्तु का भुगतान कर दिया जाएगा, और पहले व्यक्ति क्या कर लेता है, उस वस्तु का उपभोग कर लेता है। वरना परिभाषा ये होती है कि भुगतान करने के बाद जो वस्तु सेवा का जो अंतिम व्यक्ति उपभोग करता है वह उपभोक्ता कहलाता है। वरना इस प्रकार से भी उपभोक्ता किया जा सकता है। आगे की कड़ी से जुड़े तो इसके अंतर्गत अब बात करते हैं उपभोक्ता जो शोषण के कारण क्या है। उपभोक्ता शोषण के कारण देखें। उपभोक्ता शोषण के कारण। पहले देखो उपभोक्ता शोषण क्या होता है। उपभोक्ता शोषण का मतलब होता है कि क्रय की गई वस्तु तो अगर वह पूर्ण भुगतान करता है, पूर्ण भुगतान करने के बाद में वस्तु और सेवा का जिस लाभ के लिए उसने क्रय किया है, वस्तु सेवा का लाभ या संतुष्टि है, अगर उस वस्तु सेवा से वह लाभ और या संतुष्टि उसे नहीं मिलती है, मतलब जिस लक्ष्य के लिए उस वस्तु सेवा का उसने भुगतान किया था, उस वस्तु को क्रय किया था, अगर वह लाभ और संतुष्टि उस व्यक्ति को नहीं मिलती है तो वह उपभोक्ता शोषण के अंदर आता है। उपभोक्ता शोषण के कारण क्या हो सकते हैं, किन किन कारणों से उपभोक्ता शोषण हो सकता है। एक नंबर, अगर हम किसी वस्तु सेवा की गुणवत्ता, मात्रा और शुद्धता मानक पर ध्यान ना दें, अगर उसकी गुणवत्ता पर ध्यान ना दें, उसकी मात्रा पर ध्यान ना दें, तो क्या माना जाएगा, ये उपभोक्ता शोषण का कारण माना जाएगा। उपभोक्ता मात्रा का ध्यान न देने पर, या फिर किसी वस्तु या सेवा पर लिखित या फिर अलिखित बातों पर हम विश्वास कर लें, तब भी क्या माना जाएगा, उपभोक्ता शोषण के कारण में माना जाएगा। या फिर हम विवेकशील होकर वस्तु या फिर सेवा का चुनाव नहीं कर पाते, तब भी क्या माना जाएगा, उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत है वो माना जाएगा। इसी के आधार पर अगर हम बात करें कि अगर हम वस्तु और सेवा जो हमने ली है उसका अगर हम रसीद ना ले, बिल ना ले, तो भी क्या माना जाएगा, उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत माना जाएगा। या फिर सही समय पर, उसी समय के अंतर्गत हम शिकायत ना करें, ठीक है। अगर शिकायत की गई है तो उसका परिणाम है वो हमें ना मिले, जल्द से जल्द उसका रिजल्ट है वो हमें ना मिले। अगर आगे बात करें तो उपभोक्ता अगर संगठित न हो, अगर उपभोक्ता अशिक्षित, इन कारणों से क्या माना जाएगा, उपभोक्ता शोषण है, उपभोक्ता शोषण के कारण माना जाएगा कि उपभोक्ता शोषण की क्रय की गई वस्तु या पूर्ण भुगतान की गई वस्तु का अगर वो लाभ या संतुष्टि है उसे उचित नहीं मिल पाती है तो वह उपभोक्ता शोषण कहलाता है। उपभोक्ता शोषण के कारण कि अगर गुणवत्ता मात्रा पर ध्यान ना दें, लिखित और अलिखित बातों पर विश्वास कर लें, या जो विवेकशील होकर वस्तु सेवा का चुनाव न कर पाए, और वस्तु और सेवा की रसीद और बिल न ले पाए, समय पर शिकायत ना करें, अगर हमने जो शिकायत की उसका परिणाम रिजल्ट है वो न मिल पाए हमें सही तरीके से, या संगठित उपभोक्ता न हो पाए, या अशिक्षित उपभोक्ता हो तो उसे कोई भी गलत चीज है वो देखकर उपभोक्ता का शोषण है वो आसानी से किया जा सकता है। आगे हम जो स्टेप पढ़ रहे हैं वो उपभोक्ता शोषण के प्रकार है, क्योंकि उपभोक्ता का जो शोषण हमने जो पढ़ा था कि लाभ उसको नहीं मिल पाता है, तो कारण भी पढ़े थे। अब पढ़ते हैं प्रकार, किन किन प्रकारों से है उपभोक्ता का शोषण किया जा सकता है। तो उपभोक्ता का जो शोषण है वो खासकर पूंजीवादी या एकाधिकारी जो बाजार होते हैं, वो खासकर वो लोग हैं उपभोक्ता का शोषण है वो करते हैं। इनमें से हमने वस्तु और सेवा को अलग अलग कर लिया।
वस्तु का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई भौतिक स्वरूप होता है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप होता है, जिससे वह वस्तु जो व्यक्ति के कार्य को सरल बनाती है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप होता है, रंग रूप डिजाइन होता है, जिसे आप छू सकते हो, वह वस्तु कहलाती है। सेवा, सेवा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, अदृश्य होती है, अदृश्य मदों के अंतर्गत आती है और जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है, वह सेवा कहलाती है और सेवा को केवल महसूस किया जा सकता है। माल या वस्तु के रूप में किस प्रकार उपभोक्ता का शोषण होता है वो देखिए कि जो तौल होता है, मात्रा होती है, वजन होता है, माप में अगर कमी कर दी जाए तो मतलब जो वजन दिया गया है, जिस मूल्य पर निर्धारित किया गया है कि भी इस मूल्य पर आपको ये चीज मिलेगी और उससे कम अगर हम वजन माप के अंदर कमी कर देते हैं तो उपभोक्ता का शोषण माना जाता है। बताई गई किस्म कि भी ये इस किस्म का है, अगर वो प्रोडक्ट उस किस्म का नहीं होता है तो भी क्या माना जाएगा, उपभोक्ता शोषण माना जाएगा। अशुद्धता व मिलावट कर देना, किसी वस्तु के अंदर अशुद्धता और मिलावट कर देना। एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल जो प्राइस होता है उससे अधिक मूल्य लेना, वसूली करना ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत है वो आता है। और वर्तमान में लॉकडाउन के अंदर कुछ व्यापारी ऐसा कर भी रहे हैं, जो एमआरपी है उससे अधिक मूल्य है वो लेते हैं। उपभोक्ता जो होता है उसकी मजबूरी का फायदा है वो उठाया जाता है। वस्तु का असुरक्षित होना, कि ऐसी वस्तु जो मानव या तो आपके लिए या आपके परिवार के लिए असुरक्षित हो, जिससे नुकसान हो जाता हो, वस्तु के अंदर कुछ कमियां पाई जाती हो और वो कमियां जानबूझकर छिपाई जाती हो, तो वह क्या माना जाएगा, उपभोक्ता शोषण के अंदर प्रकारों के अंदर माना जाएगा, जो वस्तु के अंतर्गत आता है। सेवा की बात करें तो कैसा होता है कि समय और स्थान पर जो नियम के अनुसार होता है, क्योंकि जो नियम है कि भी आपको सेवा इस प्रकार दी जाएगी, अगर उस नियमों के अनुसार अगर उपभोक्ता संतोषजनक सेवा नहीं मिल पाती है उस उपभोक्ता को, तो वह सेवा के अंतर्गत है, उपभोक्ता शोषण के प्रकारों के अंदर गिना जाएगा। सेवा असुरक्षित और दोषयुक्त हो, सुविधा और लाभ स्थान पर उपभोक्ता को हानि पहुंचाना या उपभोक्ता को शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत आता है। और ये सेवा है और ये वस्तु के आधार पर अलग अलग प्रकार से उपभोक्ता शोषण के प्रकारों के बारे में बताया गया है। के अधिकार, अगर आप कोई वस्तु खरीदते हो या सेवा खरीदते हो तो आपको कुछ अधिकार प्राप्त हैं। वो अधिकार दिए हैं कि पहला जो अधिनियम बना था वो माल विक्रय एक्ट जो बना था 1930 में दिए थे, लेकिन उसको बदल कर गए वो उपभोक्ता संरक्षण एक्ट बनाया गया 1986। उसी की जो धारा है 6, वो क्या बताती है, वो उपभोक्ता के अधिकार बताती है। उपभोक्ता के निम्न अधिकार हैं। पहला, परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अर्थात अगर आप कोई दुकानदार से, व्यापारी से ऐसी वस्तु या सेवा खरीदते हैं जो आप पर संकट पैदा कर सकती है, आपके जीवन जीने का अधिकार छीन सकती है, तो ऐसी वस्तु का या सेवा का विपणन पर अर्थात मार्केटिंग पर रोक लगाया जा सकता है। विपणन पर अर्थात मार्केटिंग पर क्या लगाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। यह भी आपका क्या है, उपभोक्ता का अधिकार माना जाता है। सूचना का अधिकार है, अगर आप कोई वस्तु सेवा खरीदते हो तो उसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसके गुण दोष, ये सभी चीजें, जितनी भी ये चीजें होती हैं, उन सभी को सूचना पाने का आपको अधिकार होता है। आप उस प्रोडक्ट की हर चीज को देखकर खरीद सकते हो, ये आपका अधिकार है। वो व्यापारी या दुकानदार है वो आपको इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता। विभिन्न प्रकार की वस्तु या माल के विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जितने भी ये सरकार होती है या जितने भी प्राधिकारी होते हैं, उनका ये कर्तव्य होता है कि बाजार के अंदर ऐसी वस्तु है का प्रचलन है वो ज्यादा ना करा जाए, जिसमें क्या हो, जिस वस्तु या सेवा पर एकाधिकार प्राप्त हो। कि जिन बाजारों पर किसी वस्तु सेवा का एकाधिकार प्राप्त होता है वह वस्तु उच्च मूल्यों पर दी जाती है, उपभोक्ता केवल उसी वस्तु खरीदने के लिए क्या होता है, मजबूर होता है। तो सरकार का ये कर्तव्य है कि ऐसी वस्तु सेवा को बाजार में उतारा जाए जिसके प्रतिस्पर्धी बहुत ज्यादा हो, मतलब एक ही वस्तु का केवल एक ही व्यापारी ना होकर बहुत सारे व्यापारी हो। आप उस वस्तु के खरीदार हैं, जो खरीदार होता है, उपभोक्ता होता है, वो उस वस्तु को विभिन्न व्यापारियों से खरीद सकता है, जिसमें क्या होता है, उस वस्तु की मात्रा
और गुणवत्ता और मूल्य पर क्या होता है, विभिन्नता पाई जाती है, और भोक्ता विवेकशील होकर उस वस्तु को क्या करता है, खरीद पाता है। कि जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपको गुण में अच्छी लगती है, जो आपको सस्ती लगती है, आप उससे खरीद सकते हो। अगर बाजार में एक का अधिकार होता है, केवल एक ही व्यक्ति है वो उस वस्तु को बेच रहा है, तो केवल आप उसी व्यक्ति तक है वो पहुंच सकते हो, उसी व्यक्ति को आपको खरीदना पड़ेगा उस वस्तु को, जो व्यक्ति उसको बेच रहा है। तो जितना मूल्य पर बेचना चाहेगा, जितनी कम मात्रा वो देना चाहेगा, जितनी घटिया जो क्वालिटी है क्वालिटी वो देना चाहेगा, तो आप उसको खरीदना पड़ेगा, अगर आपको उस जीवन में उस वस्तु की आपको कमी महसूस होती है और आप उसे खरीदना चाहते हैं। उचित फर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार होता है। फर्मों का मतलब होता है जो ऐसी संस्थाएं जो उपभोक्ता शोषण करने का काम करती है, उपभोक्ता के शोषण को रोकने का काम करती है। तो जो जितने भी फर्में होती है उनका ये उत्तरदायित्व है कि हो सके जहां तक उपभोक्ता शोषण को है वो कम किया जाए और उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, संतुष्ट किया जाए। अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है, अनैतिक शोषण का मतलब होता है कि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 के 36 धारा नंबर 36 के अनुसार अनैतिक शोषण जो नियम के अनुसार न हो, ऐसा शोषण जो नियम के अनुसार न हो, अगर उपभोक्ता का ऐसा शोषण किया जाता है, अगर उपभोक्ता उस वस्तु की या सेवा के विरुद्ध शिकायत करते हैं फर्मों में, तो उस उपभोक्ता को उस परितोष मिलता है। ठीक है, और परितोष के अंदर या तो उस वस्तु को नया दे दिया जाता है, और या फिर वो सेवा है वो नई तरीके से दी जाती है, या फिर उसका जो राशि है, जो निश्चित राशि उसको भुगतान के रूप में दी जानी चाहिए, वो राशि है उसको दे दी जाती है। मतलब उसको संतुष्ट किया जाता है उपभोक्ता अगर उसको शोषण किया जाता है। उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। जितने सरकार है, जितनी संस्थाएं हैं, जितने उपभोक्ता संरक्षण की जितने भी फर्में हैं, संस्थाएं हैं, परिषद है या राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद है, उन सभी का कार्य ये होता है कि उपभोक्ता के संबंधित जितनी भी शिक्षाएं हैं वो उपभोक्ता तक पहुंचाई जाए, ताकि उपभोक्ता का शोषण कम से कम हो पाए। अगर एक बार उपभोक्ता इन शिक्षाओं को प्राप्त कर लेता है तो भविष्य में वह उपभोक्ता जब भी कोई वस्तु सेवा खरीदता है, तो अगर उसके पास जानकारी होगी तब है अपने शोषण से है उपभोक्ता शोषण से बच पाता है। तो भाई इसके बाद बात करते हैं उपभोक्ता के कर्तव्य। अगर उपभोक्ता शिक्षा ले लेता है, उपभोक्ता के संबंधित या उपभोक्ता से संबंधित जितनी भी जानकारी उसके पास हो जाती है, तो उसके कुछ कर्तव्य बन जाते हैं कि हर एक उपभोक्ता के कुछ कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य, अगर आप किसी वस्तु सेवा का भुगतान करते हो या फिर उसको भाड़े पर लेते हो, किराए पर लेते हो, तो अगर उसका भुगतान करते हो तो भुगतान की रसीद या फिर बिल केस या फिर क्रय संविदा वो प्राप्त करनी आपको आवश्यक होती है, क्योंकि इसी तर्ज पर आप है वो उपभोक्ता न्यायालय पर केस कर सकते हो उसके विक्रेता के विरुद्ध या फिर उस दुकानदार के। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिल होना जरूरी होता है। लिखित या फिर अलिखित सूचना पर पूर्ण जानकारी। किसी वस्तु सेवा पर अगर आपको कोई जानकारी लिखित मिलती हो या फिर अलिखित जानकारी होती हो, तो उस पर पूर्ण जानकारी लेने का आपको अधिकार प्राप्त होता है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से जांच करें, उसके बाद ही उसका क्या करें, उपभोग करें, उसे खरीदें। वस्तुओं की जो श्रेणियां होती है वो किस श्रेणी की वस्तु है, या उसके गुणवत्ता के जो मानक चिन्ह होते हैं उन पर विशेष ध्यान देने की बात होती है कि हाँ ये जो वस्तु है, सेवा है, वो हमारे लायक है या नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद होती है, राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद होती है, तो उसके द्वारा क्या होता है कि बहुत सारे मानक चिन्ह है वो दिए गए हैं। ISI होता है, AG होता है, ISO होता है, इको होता है, हॉलमार्क होता है जो सोने पर या सोने पर लगता है कि शुद्धता की माप है वो जांच करने के लिए काम आता है, हॉलमार्क। तो इन चीजों को अगर देख लेते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये चीज है पहले से क्या है, पूर्ण रूप से जांच की गई है और उपभोक्ता के लिए क्या है, बिल्कुल सुरक्षित है। जो उत्पाद होता है, वस्तु या सेवा होती है, अगर उसमें कमी पाई जाती है, अगर आपको कमी मिलती है कि भी हाँ इस चीज में कमी है, जो बताया गया है वो चीज हमें नहीं मिली, तो उसे तुरंत क्षतिपूर्ति पाने का आप मांग कर सकते हो। ये आपका अधिकार है कि भी आप तुरंत है वो बदलाइए। अगर आप 10-15 दिन बाद में जाते हैं तो शायद हो सकता है कि वो भूल जाए। तो इसके लिए क्या है कि अगर प्रोडक्ट की जांच पहले से कर ली जाए तो आप उसकी क्षतिपूर्ति है वो तुरंत मांग सकते हैं। अपनी शिकायत की पुष्टि के जितने भी दस्तावेज होते हैं, जो प्रमाण होते हैं, उसको जुटाना आवश्यक होता है। और पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो यही होता है कि जो रसीद होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। अविलंब
उपभोक्ता न्यायालय, राज्य सरकार, उपभोक्ता संगठन मंच से संपर्क करें। अगर कोई भी दुकानदार या विक्रेता व्यापारी आपके उपभोक्ता अधिकारों का हनन करता है तो आप उसकी शिकायत एलिंग उपभोक्ता न्यायालय या राज्य सरकार, उपभोक्ता संगठन मंच जैसे अन्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें होती हैं उन पर शिकायत कर सकते हैं ताकि आपको न्याय जल्द से जल्द मिल सके। आगे कड़ी से जुड़े तो उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए उपाय किए गए अब तक, उन उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी तक है वो माल विक्रय जो अधिनियम था जो 1930 को बना, उसके स्थान पर है अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आ चुका है जो 1986 के अंदर बना था। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ और 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है। भारत के अंदर है वो उपभोक्ता दिवस है वो बनाया जाता है। इसके अंदर 3 स्तरों पर आप शिकायत कर सकते हो। पहला राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा जिले स्तर पर। अगर बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान के अंतर्गत है राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण एक्ट बना है, अधिनियम बना है जो 1987 में लागू किया गया और इसी के आधार पर है वो राजस्थान स्तर पर 2 आयाम या 2 फॉर्मों के अंदर है उपभोक्ता की शिकायतें वो की जा सकती है। पहला राज्य आयोग द्वारा, राज्य आयोग से, दूसरा जो है वो जिले फॉर्म से, जिला फॉर्म से। राज्य आयोग है वो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण जो एक्ट 1987 था उसकी धारा है वो 7 से प्रभावित है और जिला है वो धारा 1987 के 4 से प्रभावित है। राज्य जो आयोग है इसका जो मुख्यालय है वो राजधानी स्तर पर होता है, जहां राजधानी होती है राज्य आयोग का भी मुख्यालय वहीं पर होता है और जिला फॉर्म का जो मुख्यालय होता है वो जिले स्तर पर होता है। इसके अंदर जितने भी नियम कानून होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। जिला फॉर्म के अंदर जितने भी नियम कानून होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं और इसके अंदर जितने भी अगर कोई मीटिंग लेनी हो तो अध्यक्ष द्वारा समय निर्धारण किया जाता है और इसके अंदर भी अगर कोई मीटिंग लेनी हो जिला फॉर्म में तो अध्यक्ष द्वारा क्या किया जाता है, नोमिनेट किया जाता है। यह था राज्य आयोग और यह था जिला फॉर्म। इसी के साथ अगर उपभोक्ता शिकायत करना चाहे तो किस प्रकार उपभोक्ता शिकायत कर सकता है और कहां है वो कर सकता है और कब कब कर सकता है। तो अगर कोई उपभोक्ता का शोषण हुआ है तो वह जिले फॉर्म में, जिले स्तर पर, जिले फॉर्म के अंदर शिकायत कर सकता है। इसके अंदर होता यह है कि इसमें जो वस्तु या सेवा का जो मूल्य होता है या हर्जाने की रकम होती है वो 20 लाख रुपए तक होती है। अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप राज्य उपभोक्ता आयोग जो होता है उसमें आप शिकायत कर सकते हो। इसमें 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक आप शिकायतें कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा रकम है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता जो परिषद है उसमें शिकायत कर सकते हो।
इसमें 1 करोड़ से अधिक रुपए का जो मूल्य होता है या जाने की रकम होती है उससे ज्यादा की जो शिकायत है वो आप कर सकते हैं। 1 करोड़ से अधिक, इसमें आप शिकायत कर सकते हैं जिले फॉर्म पे, राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर। अगर आपने शिकायत की जिले फॉर्म में और 90 दिन तक कोई फैसला नहीं आया या फिर 90 दिन के अंतर्गत वो फैसला आ चुका है और उपभोक्ता इससे संतुष्ट नहीं है, तो उपभोक्ता अपनी शिकायत है वो राज्य आयोग या राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग है उसमें शिकायत कर सकता है और 30 दिन के अंतर्गत है ये प्रक्रिया कर सकता है। अगर राज्य आयोग से भी संतुष्ट नहीं है तो वह राष्ट्रीय आयोग पर शिकायत कर सकता है। अगर राष्ट्रीय आयोग से भी संतुष्ट अगर वो नहीं है, अगर वह राष्ट्रीय आयोग से भी संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है वो खड़का सकता है।